गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी तक की परीक्षाओं में आए हुए हैं और आने वाली परीक्षाओं में संभावित प्रश्न हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? इथोपिया एक ऐसा देश है जहाँ पे कुपोषितों की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए भारत में भी एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस चार ऑप्शन दिया हुआ है, इस चारों ऑप्शन में हमको एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है आपको यहाँ से। तो ये यहाँ पे सभी राज्यों की स्थिति वही सेम है, लेकिन यहाँ पे हमको ऑप्शन में जो चूज करना है वह है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। ये काफ़ी 21वीं सदी में हमने एक रिपोर्ट देखा है कि भारत भुखमरी के कगार पर एक नंबर। नेक्स्ट है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है किस बात पर? तो प्राकृतिक संसाधन, पूंजी, श्रम और ये लास्ट में उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी पे सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। तो नेक्स्ट अब देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें से ऑप्शन बी सही होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे देश के 2 बार के प्रधानमंत्री और उससे पहले भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं। और नेक्स्ट है, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसको दादा भाई नौरोजी ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगभग में हर परीक्षाओं में इसको पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें जितने भी प्रश्न एक बार मैंने बोल दिया है कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो यह भी दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे अब हम चलेंगे। भारत में ये जो राष्ट्रपति हो मिस्टेक हो गया है, बाई प्रिंट उसको सुधार कर लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो ये आपका है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, जिसको हम बोलते हैं CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP को सर्वाधिक योगदान देता है? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म है। तो यह है तृतीयक क्षेत्र। बहुत पहले प्राथमिक क्षेत्र था, लेकिन अब वर्तमान में तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें आपको दे रहा है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, अवितरित आय को, और तीनों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, व्यय विधि के माध्यम से GNP ग्रास नेशनल प्रोडक्ट की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें 3 ABD सही किया जाता है, लेकिन सी को नहीं किया जाता है, मूल्यह्रास को नहीं किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। एक इकोनॉमिक टर्म है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये थी आपकी 6वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक भारत में 1 लाख करोड़ रुपए का पूंजी
बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक बना। तो ये आपका सबसे आसान है SBI, जिसको हम बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सरकारी क्षेत्र का बैंक है। इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 हो चुकी है। लगातार प्राइवेटाइजेशन मोदी सरकार कर रही है। भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार 1 रुपये के सिक्के तथा नोटों को छोड़कर निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ये आपका है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम RBI बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलेंगे। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? तो ये आपका है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये आपका है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन जो वर्तमान स्थिति चल रही है, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये भी होगा भारतीय, इसमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ये सब RBI द्वारा की जाती है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट चलेंगे। अब राष्ट्रीयकृत बैंक 12 हैं। मोदी सरकार लगातार प्राइवेटाइज कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा लिखित पृष्ठांकन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता? तो वो है आपका सावधि जमा रसीद। ये बैंक में मिलता है। भारत में किस सिक्कों की जारी करने के लिए कौन अधिकृत है सिक्कों को? तो ये है आपका वित्त मंत्रालय। आप देखेंगे कि 1 रुपये का नोट और सिक्का भारत का वित्त मंत्रालय ही जारी करता है और उस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। सेंट्रल बैंक केंद्रीय बैंक के परिमाणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो ये जहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है, तो इसमें क्या है, नैतिक दबाव शामिल नहीं होगा। ऑप्शन डी और तीनों शामिल होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कृषि एवं ग्रामीण संस्था वहाँ पे होगी विकास के लिए ऋण से संबंधित काम करती है? तो ये आपका होगा IDBI नहीं होगा, ICCI भी नहीं होगा और SIDBI भी नहीं होगा, ये होगा नाबार्ड। ऑप्शन बी सही होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये आपका होगा मध्य प्रदेश। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ है। अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो ये आपका होगा राजस्थान। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ पाया जाता है? यह है तमिलनाडु में। भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, मुंबई। भारत में पावर जनरेशन के निम्नलिखित में से किस पद्धति का विकास करने के लिए भारत सरकार ने UAS के साथ विशेष करार किया है? तो ये आपको हो जाएगा परमाणु पावर, थर्मल न्यूक्लियर पावर, सॉरी। नेक्स्ट है भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ विस्तृत परमाणु ऊर्जा संधि की है जिससे वह देश में बहुत से परमाणु पावर स्टेशनों का निर्माण कर पाएगा? तो ये आपका किसके साथ किया है? इसने किया है रूस के साथ, सॉरी USA के साथ। निम्नलिखित में से लघु उद्योगों की समस्याएं क्या हैं? तो इनमें से ये सभी हैं। पूंजी का अभाव, कच्चे माल का अभाव और विपणन जानकारी का अभाव होता है इन लोगों के पास।
नेक्स्ट है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसको किया गया था किसके माध्यम से? रूस के माध्यम से। रसिया उस समय संयुक्त हुआ करता था। भारत के निम्नलिखित लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित है? दे रहा है बोकारो, दुर्गापुर, कुल्टी, भद्रावती। भद्रावती सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो ये है आपका सॉफ्टवेयर। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये होगा जामनगर, गुजरात। निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक है? तो ये है आपका रोजगार के सृजन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है? तो आप देख सकते हैं, तो ये है राउरकेला। दोनों चीज़ के लिए जाता है, उर्वरक और इस्पात उद्योग के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक है? तो ये आप देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें यूपी है, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र 1 नंबर पे, यूपी 1 नंबर पे है, लेकिन यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ हमको उसमें से एक चुनना है, तो उसमें महाराष्ट्र आएगा। तो ऑप्शन डी सही होगा, यूपी का स्थान प्रथम है। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो यहाँ पे टीसीएस है। नेक्स्ट, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये रूबी रूस के साथ किया गया था। रिपीट हो रहा है। सर शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? तो ये आप देख सकते हैं, तो सबसे अधिक कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश में। आपने कुछ आपको पहले ही बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये आपका किया गया था 1966 ईस्वी में। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो आप यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, एमएसपी जिसको कहते हैं। तो ये आपका किया जाता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत है? तो यहाँ पे अभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो इसको हम देख लेते हैं चावल का। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये है आपका हैदराबाद। किस प्रकार के उत्पादों के लिए सीएसीपी न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे होगा कृषि उत्पाद के लिए। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सोयाबीन की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है? आप देखेंगे ये मध्य प्रदेश में की जाती है सोयाबीन की सबसे अधिक खेती। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो ये होगा मूंग एवं उड़द। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यांत्रिकरण किस कारण से संभव नहीं है? तो यह छोटे जोत क्षेत्र के कारण, क्योंकि यहाँ पे जोतों की संख्या हेक्टेयर में बहुत ही कम होती है, इसलिए यहाँ पे यंत्रीकरण करना संभव नहीं है। लोगों के पास बहुत ही कम खेत होते हैं। यह सबसे बड़ी विडंबना है देश में। नेक्स्ट चलते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है? तो यहाँ पर ये हो जाएगा बासमती चावल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हालांकि सभी करते हैं लेकिन यहाँ पे बासमती चावल सबसे अधिक है। विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने वाला श्रेय किस देश को जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है ये, आपका ऑप्शन ये सही होगा, जापान, जिससे हम मेट्रो लेने वाले हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से किसकी लंबाई सबसे अधिक है? तो आपका ये है नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, राजमार्गों दिया हुआ है तो ये कोलकाता टू हजीरा। नेक्स्ट है, भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो ये ऑप्शन में ए सही होगा, गंगा नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो यह है ऑप्शन ए, इलाहाबाद से हल्दिया, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो वो आपका है निगम कर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो आपका यह है कृषि आयकर। प्रश्न में ध्यान दीजिएगा आप लोग, केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है, वो है कृषि आयकर। नेक्स्ट है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो आपका ये है राजकोषीय घाटा। 3 घाटे होते हैं, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा और राजकोषीय घाटा, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक न पारित हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है? तो यहाँ पे होगा लेखानुदान। तो दोस्तों ये रहा इतना प्रश्न। इसे आपको वीडियो मेरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।